नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में अब देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होगी कि बिहार की यात्रा में लगातार बिहार के बाहर के भी दिग्गज जुट रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस आरजेडी की तरफ से तमाम राज्यों के बड़े बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है। इनमें वो नेता भी हैं जिन्होंने बिहार के खिलाफ बड़े बड़े बयान भी दिए हैं, तो ये भी वहां पर मुद्दा बन रहा है। लेकिन क्या इन सब के बीच बिहार में महागठबंधन की स्थिति मजबूत हो रही है, या फिर ये यात्रा बस यूं ही चल रही है? इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद एक बड़ी खबर होगी कर्नाटक से। कर्नाटक से खबर यह है कि मैसूरू दशहरा तो आप जानते हैं देश दुनिया में कितना प्रसिद्ध है। मैसूरू दशहरा समारोह को लेकर एक विवाद हो गया है, क्योंकि उसमें एक गैर हिंदू को आमंत्रित किया गया उद्घाटन के लिए। कौन है वो मैं बताऊंगा आगे चल करके। लेकिन इस पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। अभी याद कीजिए, कुछ ही दिनों पहले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को माफी मांगनी पड़ी। किस चीज के लिए? आरएसएस के राष्ट्र वंदना गीत के लिए। उसको सांप्रदायिक बताया गया। तो कैसी ये दोहरी धर्मनिरपेक्षता है, दोहरा रवैया है, इस पर करेंगे बात। और इसके बाद देश भर में गणपति बप्पा मोरिया यानी गणेश उत्सव की धूम चल रही है, इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल कर्मियों को किया सम्मानित। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से लोगों में संतुष्टि, लेकिन ऑपरेशन महादेव ने संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदला। भारत आक्रामक नहीं, लेकिन हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम। मध्य प्रदेश में हुए रण संवाद में बोले रक्षा मंत्री। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में पूरी विश्व ने देखी भारत की सेना की शक्ति। उत्तर प्रदेश में एक और धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश। बरेली में ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाने वाले मदरसा संचालक समेत 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से धर्मांतरण से जुड़ी करीब 30 किताबें और संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद। कर्नाटक में मैसूरू दशहरा उत्सव के उद्घाटन को लेकर विवाद। कांग्रेस सरकार ने लेखिका बानू मुश्ताक को किया है आमंत्रित, तो बीजेपी ने बताया शाही परिवार का अपमान, जताई आपत्ति। और देश भर में आज गणेश चतुर्थी की धूम। घर घर में विराजे गणपति, मंदिरों और पंडालों में भी गूंज रहे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले खास चर्चा ही करेंगे खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा बिहार में जो कुछ चल रहा है, यानी जिस तरह से वहां लगातार राहुल गांधी, महागठबंधन वहां पर यात्रा निकाल रहे हैं। और इस यात्रा में तो अब बोरोड प्लेयर, एक शब्द होता था कि बोरोड प्लेयर, बाहर से लाए गए प्लेयर, वो भी उतारे जा रहे हैं। यानी दूसरे राज्यों के बड़े बड़े नेता, इनमें वो नेता भी है जो बिहार के खिलाफ बड़े बड़े बयान दे चुके हैं। तो ये जो दिग्गज वहां जुट रहे हैं, उसी पर आज खास चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बातें। बिहार में चुनावी ऐलान से पहले विपक्षी इंडी गठबंधन की सियासी एकता का प्रदर्शन बिहार में हो रहा है। राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा में गठबंधन के दिग्गज उतरकर एसआईआर को बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। यात्रा के 11वें दिन राहुल गांधी की यात्रा में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और सपा नेता अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं। कल प्रियंका गांधी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मोर्चा संभाला था, तो बीजेपी और जेडीयू ने उन पर बिहार के लोगों का अपमान करने का मुद्दा तेज कर दिया है। लेकिन बिहार की धरती पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और कनिमोझी एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे स्टालिन को उनके पुत्र उदय निधि की सनातन को गाली याद दिला रहे हैं, जिस तरह से गाली दी गई थी। सनातन को वायरस, कोढ़ जैसी बीमारी बताने वाले नेता बिहार के लोगों को क्या संदेश देंगे? तो तमिलनाडु बीजेपी के नेताओं ने भी पूछा है कि स्टालिन किस भाषा में लोगों को बताएंगे। हिंदी विरोध का मुख्य निशाना उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहे हैं, तो क्या स्टालिन अंग्रेजी में बोलकर अंग्रेजों के गीत गाएंगे? भाषा को लेकर स्टालिन का विरोध
हिंदी, हिंदू तक, उत्तर तक आया था। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा को कुनबा बड़ा हो रहा है। लेकिन बीजेपी का सवाल यह है कि परिवारवादी पार्टी मतदाता पुनरीक्षण से घबराई क्यों है? एसआईआर से किसको डर है? किसका वोट कट रहा है? क्या 21 लाख मृतकों का वोटर लिस्ट नाम बरकरार रखा जाना चाहिए? जानकार भी मानते हैं कि सपा नेता अखिलेश यादव को उतारकर महागठबंधन एमवाई समीकरण को और पुख्ता करना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बढ़ी ललक कांग्रेस, सपा और आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है क्या? अखिलेश का इस यात्रा में शामिल होना यह भी संदेश हो सकता है। बिहार में मुद्दों की तलाश में निकले विपक्षी इंडी गठबंधन ने एसआईआर को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी मानते हैं कि इसकी शुरुआत तो 2014 से ही हो गई थी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि तब उनकी ही तो सरकार थी और नरेंद्र मोदी प्रचंड वोट से जीते भी थे। लगातार आधे दशक तक केंद्र और राज्यों की सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी का वोट चोरी का आरोप तो हास्यास्पद ही लगता है। विपक्ष ने हमेशा जनादेश का सम्मान करके लोकतंत्र की मर्यादा को आगे बढ़ाया था उस समय, लेकिन राहुल गांधी का हम नहीं तो कोई सही नहीं ये तर्क लोकतंत्र और जनभावना का अपमान ही है। रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन उसी जनादेश से मुख्यमंत्री बने हैं। अगर चुनाव आयोग वहां सही था तो बिहार में गलत कैसे हो गया है? लेकिन इन सबके बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार तो पहुंचे, एमके स्टालिन। तो उन्होंने क्या कुछ कहा और किस भाषा में कहा, जरा उसे सुनिए। இந்தி பேச இளைஞர்களை தமிழ்நாட்டு வேலைக்குள் நுழைக்கிறது, அதன் மூலமாக பிஜேபி வளர்த்தலாம் அப்படின்னு ஒரு சூழ்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய பழனிசாமி கும்பல் வேண்டுமானால் வேடிக்கை பார்க்கலாம், ஆனால் திமுகவோ தமிழ்நாட்டு மக்களோ அதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க என்பது மட்டும் அழுத்த நிறுத்தமாக நான் இங்கே குறிப்பிட்டு காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கேன். தமிழ் படிங்க, ஆங்கிலம் படிங்க. படிச்சோமா? இன்னைக்கு பாருங்க, கூகுளோட தலைவரா சுந்தர் பிச்சைன்னு ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர். அவர் ஹிந்தி படிச்சிருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாரு? செங்கல் வச்சு வீடு கட்டிட்டு இருப்பார். இன்னைக்கு கூகுள் தலை சிறந்த நிறுவனத்தில் தலைவராக இருக்கிறார். இன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் படிச்சுட்டு நல்ல ஆங்கிலம் தெரிந்த காரணம் எல்லாம் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க. இல்லாட்டி பாருங்க, ஹிந்தின்னாங்களே, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க, எல்லா வேலையும் யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பிறக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான். இதாங்க ஹிந்தி படிச்சா। आपने एमके स्टालिन और दयानिधि मारन के बयान सुने। दरअसल इन बयानों को बीजेपी के नेता के अन्नामलाई ने ट्वीट किया है और ये जो बयान है ये हिंदू, हिंदी, सनातन, इसके खिलाफ ये सारे बयान हैं। लेकिन एमके स्टालिन आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाने का खामियाजा तो महागठबंधन को भुगतना होगा। जिस ढंग से बिहार को गाली देने वालों को, हिंदुओं को गाली देने वालों को, स्टालिन को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जमा कर रहे हैं, या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने भी बिहार दौरे पर आए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि स्टालिन वहां भीड़ को किस भाषा में संबोधित करेंगे। I don't know what language he is going to speak in Bihar, whether he speak in English or whether he speak in Bhojpuri or whether he speak in Hindi or whether he is I don't know in which language he is speaking. दिलचस्प सवाल पूछा है एल मुरुगन जी ने। और इस मामले में जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्हें भी सुन लीजिए। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? तो ये आपने देखा कि किस तरह से बिहार में जो यात्रा है वो पूरी यात्रा उसको लेकर कितने सवाल उठ रहे हैं, कितने विवाद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बाहर से जो नेताओं को बुलाया जा रहा है इससे भी कुछ ज्यादा विवाद उत्पन्न हो रहे हैं और बीजेपी जेडीयू को हमला बोलने का मौका भी मिल रहा है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं
हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जो यहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में दुष्यंत नागर जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और अगर मैं कहूं तो कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखते हैं। स्वागत बहुत बहुत आप दोनों का। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा को मैं थोड़ा विस्तार भी दे देता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि हम लोग जब टीम बनाते थे बचपन में तो कहते थे ये बोरो प्लेयर नहीं चलेगा, जब बाहर से कोई प्लेयर लेकर के आता था, तो ये क्या बिहार की राजनीति में बोरो प्लेयर आ रहे हैं और उस पर उसकी वजह से विवाद कुछ ज्यादा हो रहा है कि भाई ये कौन कौन से बोरो प्लेयर लेकर आ रहे हैं जिन्होंने बिहारियों के खिलाफ, बिहारियों के डीएनए के खिलाफ, हिंदी के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, सनातन के खिलाफ ना जाने कैसे कैसे बयान दिए हैं। लाल जी, ये जो आज राहुल गांधी का 11वां दिन है इस यात्रा का, और इस यात्रा में आप देखिए कि 10वें दिन में प्रियंका गांधी वाड्रा और इसके बाद रेवंत रेड्डी आए। आज 11वें दिन में स्टालिन और अखिलेश यादव आ रहे हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि हर पार्टी के अपने अपने कुछ एक मैसेज होता है। हो सकता है कि स्टालिन राहुल गांधी के लिए ना आ रहे हों, अगले साल उनका भी चुनाव है। ये दर्द तो उनको है कि बीजेपी जैसी पार्टी अगर तमिलनाडु में 18% वोट शेयर ले रही है तो ये उनकी चिंता तो वाजिब आप मान सकते हैं। बिल्कुल। और इस चिंता के कारण अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं और उसकी मजबूती की बात करते हैं तो ये भी बात समझी जा सकती है कि उनके गठबंधन के राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा में ममता बनर्जी क्यों नहीं है, या दूसरी पार्टी को आप देखें तो वहाँ पे सीपीआई जैसी पार्टी, जो सीपीएम जैसी पार्टी है, वो बंगाल में किस तरह से इस एसआईआर को लेके अपनी तैयारी कर रही है जी। तो ये अलग अलग है। राहुल गांधी का जो ये अभी मैसेज है, आज वो मधुबनी दरभंगा होते हुए मिथिला के क्षेत्र में है। आप समझिए कि उस मिथिला के क्षेत्र में वो लोगों को मैसेज क्या दे रहे हैं। राहुल गांधी लोगों से पूछ रहे हैं कि ये जो मीडिया वाले लोग हैं उसमें एंकर, रिपोर्टर, ये सारे लोग में तुम्हारे जात से कितने लोग हैं बताइए। वो ये बता रहे हैं कि मीडिया में तुम्हारी आवाज नहीं है, इसलिए तुम्हारी बात नहीं हो रही है। जो ये वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी बता रहे हैं, आप बताइए, कल तो उन्होंने कहा इस बात को कि मीडिया उनको कवरेज नहीं दे रहा। आज वो कह रहे हैं मीडिया में लोगों की जात पूछ रहे हैं कि ये जो संपादक होता है, ये जो रिपोर्टर होता है, ये जो एंकर होता है, ये जो डिस्कशन में पैनल होता है, उसमें तुम्हारी जात के कौन से लोग हैं। अब ये सवाल राहुल गांधी जैसे लोग और उस इलाके में बोल रहे हैं जो एक प्रबुद्ध इलाका है, जिसमें हर कास्ट कम्युनिटी के लोग पढ़े लिखे हैं और मैक्सिमम लोग बिहार, दिल्ली में देखिए और दूसरे शहर में जर्नलिज्म से लेके और कई फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं, और आप वहां लोगों को जात पूछ रहे हैं। तो क्या ये लोगों का जो संघर्ष है उसको तौहीन नहीं कर रहे हैं, या राहुल गांधी इस बात को मान रहे हैं कि जो दिशा वो दिखा रहे हैं लोगों को और जो बता रहे हैं उसके अलावा और बाकी सब गलत है जी। तो वोट अधिकार यात्रा में उनका जवाब प्रशांत किशोर ने दिया है कि अगर है हिम्मत राहुल गांधी की तो 35 साल के बाद गठबंधन के अलावा कांग्रेस पार्टी अपने 240 सीट पे अपने उम्मीदवार खड़ा करके दिखाए। ठीक है, ये चुनौती प्रशांत किशोर दे रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि कुछ बातें जो हैं, दुष्यंत नागर जी, क्या इस यात्रा में बाहर के ऐसे लोगों को बुलाकर जिन्होंने बड़े बड़े बयान दिए हैं बिहारियों के खिलाफ, बिहारियों के डीएनए के खिलाफ, हिंदू, हिंदी और सनातन के खिलाफ, उनको बुला करके क्या विवाद का ग्राउंड बना दिया? क्योंकि ठीक है, रैली निकाल रहे थे, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर निकाल रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे नेताओं को बुला करके तो मुझे लगता है एसएन सिंह जी की पार्टी को और जेडीयू को वहां बोलने का ज्यादा मौका दे दिया क्या? देखिए, मेरा तो ये पहले से ही आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रांतवाद करती है, उत्तर और दक्षिण के नेताओं में भेद करती है। ये इन्होंने आज साबित कर दिया। स्टालिन जी को बाहर ही कह रहे हैं। अरे स्टालिन जी ओबीसी के हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता है। ये दर्शाता है ये पिछड़ों से कितनी नफरत करते हैं। कहीं इन्होंने हक नहीं दिया। देश में जो 27% आरक्षण है, जो संविधान सम्मत आरक्षण है, कई राज्यों में जहां इनकी सरकारें हैं वहां कानूनी पक्षों में डाल के वो आरक्षण भी लोगों को नहीं मिल रहा है। और अगर राहुल जी बात कर रहे हैं मीडिया में ओबीसी की भागीदारी कितनी है, तो ये गलत नहीं है, सही बात है, तर्कशील बात है। दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी, आप बताइए छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीनें लूट ली गई, किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया। अच्छा, कहीं समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं हुआ। बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के ही वहां पे जाके एक उद्योगपति ने कब्जा ले लिया।
अगर कोई दलित पिछड़ा आदिवासी चैनल का मालिक होता तो वो कुछ तो दिखाता, थोड़ा बहुत तो दिखाता, अर्थात में कोई संपादक होता, वरिष्ठ पत्रकार होता। क्योंकि इनको नहीं है दर्द, दलित पिछड़ों आदिवासियों की चिंता नहीं है। सिर्फ आदरणीय मोदी जी कह देते हैं कि भाई मुझसे बड़ा ओबीसी कौन है। ठीक है साहब, आप सबसे बड़े ओबीसी हो, आप प्रधानमंत्री हो, लेकिन आप बताइए, देश पूछना चाहता है ओबीसी की जनगणना आपने क्यों नहीं करी, ओबीसी को उसका अधिकार क्यों नहीं मिला। आपने नौकरियां हैं उत्तर प्रदेश में हैं, 10,000 की वैकेंसी निकली थी, उसमें भर्ती नहीं हुई थी, नियम का पालन नहीं किया गया। हमारा युवा धक्का खाता हुआ घूम रहा है, कभी कोर्ट में जाता है, कभी मंत्री के घर के दरवाजे पर जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। और एसएन सिंह जी जो बैठे हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं। इनकी अभी जवाब देंगे, अभी जवाब देंगे आप। लाठी मारती है, युवा पे लाठी से प्रहार करती है। तो हम इस लाठी का जवाब यहाँ वोट से देंगे। और हम स्टालिन जी को बिहार का मानते हैं, उत्तर प्रदेश का मानते हैं, मध्य प्रदेश का मानते हैं, पूरे भारत का मानते हैं। स्टालिन जी को ओबीसी तो बना दिया, स्टालिन जी को ओबीसी आपने बता दिया। पूरे देश के नेता दुष्यंत रागर जी, स्टालिन जी को ओबीसी बता दिया, जरा ये भी तो बता दीजिए वो क्या क्या वायरस कोड पता नहीं क्या क्या सनातन को बोला है, वो भी बता दीजिए जरा। देखिए, स्टालिन जी की बात करिए, डिबेट स्टालिन जी पे हो रही है। अब आप किसी एक्स फैक्टर को ले आएंगे। अच्छा, और मैं अगर एक्स फैक्टर को ले आऊंगा, उदयनिधि स्टालिन एक्स फैक्टर है क्या? डी राजा, क्या ए राजा, क्या नाम था उनका? ए राजा, उदयनिधि स्टालिन, दयानिधि मारन, सबके बयान दिखा रहे हैं हम। ठीक है, चलिए एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी बताइए, स्टालिन जी के आने से क्या दिक्कत है भाई? एमके स्टालिन अगर आते हैं तो क्या दिक्कत है, बताइए। लालचंद जी, हम लोग नहीं, पूरी देश की जनता ने इनको क्यों बदल दिया? क्योंकि वो जानते हैं कि नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, कभी परिवर्तित हो ही नहीं सकते हैं कांग्रेस वाले। आप बात कहीं का करेंगे, कहीं करेंगे, ये घुमा के ये बताने का कार्य करेंगे कि हम सनातन के विरोधी हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं, भारत के विरोधी हैं। और आज वो बिहार चुनाव में भी दिखाने लगे कि हम कुर्सी पाए चाहे ना पाए, हम वहां पद पाए चाहे ना पाए, सत्ता में आए चाहे ना आए, हम भारत का विरोध करेंगे, भारत की संस्कृति का विरोध करेंगे और सनातन का विरोध करेंगे। इसलिए बिहार के लोगों को चिढ़ाने के लिए दिखाने का कार्य किया जा रहा है। नहीं तो आप सोचिए, स्वयं वे राहुल गांधी जी जो बोको हरम से भी खराब हिंदू धर्म को कहते हैं, उनको लेकर आए, जो डेंगू मलेरिया बताते हैं, तो निश्चित तौर पर यह सवाल बनता है ना कि भाई आप क्यों ले आ रहे हैं। राहुल गांधी जी की जब प्रथम यात्रा शुरू हुई थी, उसमें भी आप देखे होंगे पहले दिन की यात्रा में वो किसको साथ लेकर चले? एक ऐसे पादरी को जो कहता था कि दुनिया का कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ आप हमारे धर्म को मानिए। दूसरे दिन की यात्रा में ऐसे व्यक्ति को लेकर चले जो गाय को जिंदा जला दिया था। ये राहुल गांधी जी का नेचर चेंज नहीं हो सकता। अब कारण इसलिए क्योंकि बिहार में तो इनका कुछ है नहीं। आज चर्चा किस बात पे होनी चाहिए? ये कह रहे हैं भाई नागर जी तो चर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि जहां जहां भी आपकी सरकार है, अगर आप कुछ अच्छे कार्य किए हों तो साहब दिखाइए और बताइए। भाई आपको तो कर्नाटक और हिमाचल में मुझे लग रहा है तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, लाले पड़े हैं और बहुत सारे। तो आज जब वो कुछ नहीं है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में लिए चलते हैं गौरव भाटिया जी। इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ऐसा कोई कृत्य कभी किया ही कहाँ है जो शोभनीय हो, जो संवैधानिक दृष्टि से उचित हो? वो अपरिपक्व है, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा, तू तड़ाक करना अब उनके डीएनए में आ गया है। ये देख के पूरे भारत की जनता और बिहार की जनता आहत है। किस तरह से कल तिरंगे का अपमान हो रहा था राहुल गांधी जी की यात्रा में। और हमें भूलना नहीं चाहिए, बिहार की पावन धरती से सबसे ज्यादा शहादत देने वाले हमारे बिहारी आते हैं, जो तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा में तिरंगे को पैरों से कुचला जाता है और कोई एक शब्द नहीं कहता। राहुल गांधी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, ये भी नहीं कहते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक भारतीय की विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन तिरंगे का अपमान
वो कभी नहीं सहेगा। तो क्या ये गलत है कहना कि राहुल गांधी आज लगता है घुसपैठियों से घिर गए हैं, जो तिरंगे का भी अपमान करते हैं, बिहार का भी अपमान करते हैं और हमारे देश का भी अपमान करते हैं। इसके साथ एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। हमने देखा किस तरह से जिस नेता ने, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, जिन्होंने जब पंजाब में चुनाव था तो कहा था कि यूपी और बिहार के भैये पंजाब में ना घुसें, उनको घुसने मत देना, और प्रियंका गांधी वाड्रा ताली बजा रही थी वहां पे। अब प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार की धरती पर गई हैं, बिहार की जनता ने संज्ञान भी लिया है और उचित जवाब सही समय पे जरूर देगी। इसी तरह से डीएमके के दयानिधि स्टालिन कहते हैं कि बिहारी तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आता है। आज स्टालिन जी, वही डीएमके के नेता जिन्होंने गाली दी, आज स्टालिन बिहार में थे। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कि जो बिहारियों का अपमान करेगा, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जाएगा। और इसी तरह से रेवंत रेड्डी जी, जिन्होंने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए तो अच्छा है, बिहार का डीएनए अच्छा नहीं है। हमने देखा वो भी कल यात्रा में सम्मिलित थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जिसने उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को अब शब्द कहे, वो कांग्रेस पार्टी में सम्मान पाते हैं और स्टार प्रचारक बन जाते हैं। और देखिए, जो महागठबंधन बना है, और महागठबंधन क्यों कह रहे हैं, जब राहुल गांधी से एक पत्रकार ने पूछा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, तो वो इधर उधर देखने लगे, गोलमोल बात करने लगे, लेकिन कोई नाम नहीं ले पाए। ये साफ दर्शाता है कि महागठबंधन केवल अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचाना और जनता को आदर न देना, यही इनका चरित्र है। और इनका करारा जवाब जनता भी देगी और हम लोग भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, क्योंकि बिहार के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। धन्यवाद। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे और सवालों के जवाब भी दे रहे थे, और वही मुद्दा जिस मुद्दे पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं, यानी कि बिहार में जो मुद्दे हैं, बिहार में जिस तरह से, उसमें यह भी मुद्दा जुड़ा है कि कल वहां पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं पर। तो आज चर्चा को जारी रखते हैं। एसएन सिंह जी को हमने बीच में रोका था। एसएन सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। देखिए लालचंद जी, मैं वही कह रहा था कि वो कांग्रेस का चरित्र चेंज नहीं होता है। कांग्रेस आज भी ये बताने का कार्य कर रही है कि बिहार में भी जाके मुझे हिंदुओं को चिढ़ाना है, सनातन को गाली देना है, सनातन को नीचे दिखाना है। इस नाते आप देखे होंगे वो राहुल गांधी जी जो कहते हैं सनातन के लोग तो मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, उनके वो सहयोगी जो हिंदुओं को डेंगू मलेरिया कहते हैं, उनसे प्रचार करा के दिखाने का कार्य कर रहे हैं कि हम आपके सीने पे चढ़ के प्रचार करेंगे और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं कि सनातन के लोगों ने उनका सर्वस्व बिगाड़ दिया है, और बिहार में भी जाएंगे तो आपका सब बिगड़ जाना है। और बिहार में बचा क्या है कांग्रेस का? आज चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है। और विकास को अगर देखा जाए तो जिस तरह से बिहार का विकास एनडीए के कालखंड में हुआ है,
कांग्रेस के किसी भी राज्य के सरकार से आप तुलना कर तो दीजिए। राहुल गांधी कि तो बिहार बोल रहे हैं कि इतनी जगह पर सरकार वोट चोरी की बदौलत है, बहुत दिनों नहीं, से वोट चोरी देखिए देश में 4 ही बार हुआ है, 30 सेकंड दीजिएगा फिर समय मत दीजिए। वोट की चोरी 4 बार इस देश में हुआ। पहली चोरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर लिया, 13 बनाम 1 से 13 वोट जो पाया उसको हरा के 1 वोट वाले प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी चोरी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया, घोषित चोरी, जिनको कोर्ट ने भी किया, कहा कि ये चोर हैं, जिसमें वो इमरजेंसी लगाने का कार्य की। तीसरा चोरी आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया, भाई पत्नी थी नहीं, उनको भी वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया गया। और चौथी चोरी, इससे बड़ी चोरी क्या कहा जाएगा? राहुल गांधी जी सही को गलत और गलत को सही कर रहे हैं। लालचंद जी, या तो सही गलत हो सकता है, गलत सही कैसे हो सकता है? आप एक बार कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी है महाराष्ट्र चुनाव के बाद, और उस गड़बड़ी को अगर दूर किया जा रहा है, कल चुनाव आयोग ने 4 बातें कहा। उन्होंने कहा कि जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं, उनके नाम नहीं होने चाहिए। होने चाहिए क्या? नहीं होने चाहिए। जो भारत के बाहर के उनका नाम होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं होना चाहिए उसको कायम करने के लिए ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? ठीक है, अब मैं दुष्यंत जी आपके पास आऊं, उससे पहले जरा विनोद जी के आ रहा हूं। दुष्यंत जी आ रहा हूं, दुष्यंत जी आ रहा हूं। दुष्यंत जी, बस विनोद जी की एक टिप्पणी। विनोद जी, जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है और बिहार में जो मुद्दा उठ रहा है, बीजेपी और जेडीयू, उनके लिए एक और बढ़िया मौका मिल गया है, क्योंकि महागठबंधन की जो रणनीति है, राहुल गांधी जी इस रणनीति को लेकर चल रहे हैं, उससे ये लगता है, देखिए आज से बस 15 दिन पहले क्या किस बात पर चर्चा हो रही थी कि पटना में ये कानून व्यवस्था का मामला, ये मामला, वो मामला। मुझे तो लगता है इससे उल्टा बीजेपी जेडीयू को जो है पूरा मामला इस तरफ ले जाने का मौका मिल गया है। दुष्यंत जी, आप सामाजिक राजनीतिक चिंतक में से भी आते हैं और पुराना सरोकार है इस दिल्ली की सियासत में आपका। पहले तो ये आप नॉलेज बढ़ा लें कि जो जाति गणना की बात आप कर रहे थे, बिहार में नीतीश सरकार ने सबसे पहले जाति गणना कराने का श्रेय उसको जाता है। अब ये अलग बात है, उसका फायदा क्या मिला है ये हमें नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार को तो ये श्रेय जाएगा जिसको लेके राहुल गांधी ढिंढोरा पीट रहे हैं। उससे पहले बिहार में जातिगत जनगणना का श्रेय नीतीश कुमार के साथ में तो जरूर जाता है। रही बात, दूसरी बात जब आप कह रहे थे कि देखिए दिक्कत क्या है, जितनी बात आप जोर जोर से बोलते हैं उसके पीछे का, या कोई भी पार्टी के प्रवक्ता बोले या एसएन सिंह बोले, उसमें तर्क जो है उसमें वो फैक्ट्स नहीं है, इसलिए वो जोर जोर से बोलना पड़ता है। आप ये सीधे सोचिए कि बिहार में ऐसे कौन लोग कह रहे हैं कि जब मेरा वोट काट दिया गया है। जिस बात को लेके वो बिहार में ढिंढोरा पीट रहे हैं, 11वें दिन में हैं, क्या राहुल गांधी जिन 4 लोगों को खड़ा करते हैं कि इनका हमारा वोट काट दिया है, हमारा वोट नहीं है, 1 घंटे के अंदर में इलेक्शन कमीशन उसको फैक्ट चेक करके बता देता है कि इस बंदे का वोट किस पोलिंग स्टेशन पे है, ये भी बता देता है। आप 1 मिनट थोड़ा सा धैर्य रखिए जी, कि अगर इलेक्शन कमीशन को आपने टारगेट बनाया है और इलेक्शन कमीशन आपको हर सवाल का जवाब देता है, उस इलेक्शन कमीशन को 7 दिन आपके लिए टाइम दिया था कि आप एफिडेविट दीजिए कि कहां पर और किसकी वोट चोरी हुई है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन आपको देगा। आज तक आप नहीं दे रहे हैं। तो ये बात तो यही हुई कि आप इस बात को अगले को जवाब नहीं देंगे और पीठ पीछे उसको गाली देते रहेंगे। ये एक तरह से नाइंसाफी है। आप चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं, दिन रात आप उस यात्रा में सिर्फ चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं, और चुनाव आयोग आपको कह रहा है कि आप एफिडेविट दीजिए कि किसका वोट कटा है, कहां कटा है, उसका जवाब आपको मिलेगा, तो आप नहीं देते हैं जी। तो ये जो सवाल है उसको आप इधर उधर से मत घुमाइए कि जाति में ये हो गया, उसका जाति ये है, उसका आरक्षण ये है। सवाल एक संवैधानिक सत्ता की है, व्यवस्था की है, लोकतंत्र की है। आप जब चुनाव आयोग को अपमानित करते हैं, गाली देते हैं, तो आप लोकतंत्र का अपमान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और जोड़ूंगा लालचंद, दुष्यंत नगर जी का एक चीज जोड़ूंगा। अच्छा, अभी जब 2014 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तब कांग्रेस के शासन काल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका मृत्यु हो गया था और उनको पेंशन जाता था। 30 लाख ऐसे नाम कटे थे, 30 लाख मैं कह रहा हूं यहाँ पे, ऐसे नाम कटे थे जो पेंशन धारक थे ही नहीं, जो पात्र ही नहीं थे या जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो क्या मैं कोई भी चीज कर रहा हूं, अगर गहन परीक्षण के बाद कोई पात्र और अपात्र ये हो जाता है कि जो पात्र है उसको मिले और जो अपात्र है उसको न मिले, उस समय भी कांग्रेस विरोध कर रहा था। तो आज अगर गहन परीक्षण के बाद ये निश्चित हो जाता है कि कौन पात्र है
कौन अपात्र है, तो दुष्यंत जी, अपात्र के बोलिए। साथ कांग्रेस क्यों खड़ी? दुष्यंत जी बोलिए। देखिए सर, मैं पहली बात तो मिश्रा जी को जवाब देना चाहता हूं। लोकतंत्र में अगर सभी जाति धर्म मत संप्रदाय की भागीदारी नहीं है तो वह लोकतांत्रिक नहीं है, वह अलोकतांत्रिक है। दूसरा, मैं एस.एन. सिंह जी को जवाब देना चाहता हूं। नेहरू जी 1952 में भारतीय गणतंत्र के तहत प्रधानमंत्री बने, पूरे बहुमत के साथ बने। इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी 700 कुछ। अच्छा, गणतंत्र के बाद प्रधानमंत्री जी नहीं बने? मोदी जी गणतंत्र के तहत नहीं बने हैं। इसमें मोदी जी को जनता ने नहीं चुना है, मतलब कांग्रेस के लिए अलग जनता है। भारत का विभाजन कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे चैनल पर। मोदी जी को जनता ने नहीं चुना है, मैं वही तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मोदी जी को जब जनता ने चुना, अच्छा ठीक है, अब दुष्यंत नागर जी को बात पूरी करने। दुष्यंत नागर जी बात पूरी की। सच्चाई बता रहा हूँ जिसको आप तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। आप पढ़ लीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई जी के बीच में संसदीय दल में मत विभाजन हुआ। बाकायदा संसद के अंदर, संसद के केंद्रीय हॉल में लोगों ने, जो सांसद थे, उन्होंने अपना मत दिया, मत पेटियों में मत के बंद हुए और उसके बाद उसकी गणना हुई। इंदिरा गांधी 500 से अधिक वोटों को लेकर जीती। ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं, श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, मतदान के द्वारा बनी। सीताराम केसरी वाला प्रकरण बता दीजिएगा। स्वर्गीय सीताराम केसरी जी वाला प्रकरण बता दीजिएगा। सोनिया गांधी का अध्यक्ष में कौन खड़ा हुआ था? जरा उसका नाम बता दीजिएगा। दुष्यंत जी, मैं थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाना चाह रहा हूँ कि सोनिया गांधी 26 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा रही। उनके अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ था, ये जरा नाम बता दीजिए, मैं थोड़ा सा अपनी नॉलेज बढ़ा दूं। देखिए जी, श्रीमती सोनिया गांधी के समक्ष जो प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, वो उनके पुत्र आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े नेता है, पद पे हैं, राज्य में मंत्री हैं। मैं तो ये पहली बार मुझे ये जानकारी हुई कि सोनिया गांधी के अगेंस्ट में भी पार्टी में कैंडिडेट खड़ा हुआ था। पूरे तथ्यों के साथ बैठे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा, निर्वाचित अध्यक्षा बनी, फिर उनको आगे एक्सटेंशन दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। लेकिन ये बता दें, इनके एक अध्यक्ष का चुनाव हुआ 6 साल हो गया। आप अध्यक्ष का, अच्छा चलिए, मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है। बिहार पर आइए, बिहार पर आइए। नड्डा जी चले जा रहे हैं, बिहार पर आ जाइए, बिहार पर आ जाइए। बाहरी नेताओं की, मैं तो कहना चाहता हूँ, दूसरे राज्यों के नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? भी स्टालिन जी का अपमान कर लीजिए, लेकिन तमिलनाडु में ओबीसी का एक मॉडल है। ओबीसी वर्ग को किस तरह से लाभान्वित वहां किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, आ रहा हूं। वो मॉडल बिहार में लागू होगा। और मिश्रा जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस कराया। अरे भाई, कास्ट सेंसस कराया आदरणीय तेजस्वी जी के साथ मिलके नहीं, बीजेपी ने भी समर्थन किया था। बीजेपी ने भी समर्थन किया था, बीजेपी ने भी। एस.एन. सिंह जी दीजिए। नागर साहब, आपने 2-3 सवाल पूछा। नागर साहब, वो मॉडल हम जो बिहार में लागू नहीं होने देंगे जो ओबीसी के हक को मार देता है। कश्मीर में वो मॉडल आपने लागू कर रखा था। कश्मीर में ओबीसी को, एसटी एससी को रिजर्वेशन नहीं मिलता, वंचित कर रखा। और आपने साउथ के बहुत सारे राज्यों में उस हक को मार के और धर्म विशेष को देने का कार्य कर रहे हैं। डंके के चोट पे कह रहा हूं, बिहार की जनता कांग्रेस के इस मनोदशा को पहचान गई है कि यहां भी ओबीसी के हक को मारने का कार्य करेंगे। अरे आपने तो बाबा साहब के हक को भी मार लिया। आपने तो बहुत सारी एनसीईआरटी की पुस्तकों में पढ़ाया कि संविधान जवाहरलाल नेहरू जी लिखे थे, आपके कालखंड में पढ़ा गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस एक झूठी पार्टी है, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, एक बेईमान पार्टी है जो घूम घूम कर दुष्प्रचार करती है और चाहती है कि भारत कमजोर हो जाए। आज मजबूत भारत है, आज दुनिया के सामने कदम से कदम मिलाकर चलने वाला भारत। और मैं पूछ रहा हूं, एक मॉडल बताइए, कोई एक मॉडल बताइए। आपके 2 राज्यों में सरकार है, हिमाचल और कर्नाटक का कोई एक मॉडल बताइए जिसको आप बिहार में लागू करना चाहते हैं। आप कर्नाटक की क्या उस मॉडल को ले आएंगे? ठीक है, बिहार की जनता तय करेगी। बिहार की जनता तय करेगी कि जिन लोगों ने बिहार के खिलाफ, बिहारियों के खिलाफ, सनातन के खिलाफ बयान दिए हैं, उनकी बातें वो सुनेंगे और किस भाषा में सुनेंगे, ये भी बात है। ये बड़ा दिलचस्प है, लेकिन हम इस पर चर्चा आगे करते रहेंगे। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत नागर जी जुड़ने के लिए, एस.एन. सिंह जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस वक्त में समय आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कर्नाटक में मैसूरू दशहरा, जो कि दुनिया भर में, देश दुनिया में प्रसिद्ध है, उसको लेकर एक विवाद पैदा हो गया। इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करेंगे कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक में एक मुद्दा ऐसा सामने आ गया है जिस पर विवाद हो गया है, और यह विवाद एक बड़ी बहस को भी जन्म दे रहा है। बड़ी बहस यह है कि कर्नाटक की जो कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार है, उसके लिए धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है। क्योंकि कर्नाटक में मैसूरू दशहरा उत्सव के उद्घाटन को लेकर एक ताजा विवाद हुआ है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने लेखिका बानू मुश्ताक को आमंत्रित किया है। बुकर पुरस्कार विजेता हैं, लेखिका हैं, एक्टिविस्ट हैं बानू मुश्ताक। वो मैसूरू दशहरा का उद्घाटन करने वाली है। तो बीजेपी नेताओं ने इस फैसले को शाही परिवार का अपमान बताया। बीजेपी ने बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने पर आपत्ति जताई। पूर्व मंत्री और बीजेपी के MLC CT रवि ने कहा, यह सही बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रम का नेतृत्व करेगा जिनकी आस्था ही निश्चित ना हो। सवाल उठाया CT रवि ने। हालांकि बीजेपी ने कहा कि हम बानू मुश्ताक की उपलब्धियों का सम्मान करते हैं, उन्हें साहित्यिक कार्यक्रमों की अध्यक्षता करनी चाहिए, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम दशहरा की नहीं। बीजेपी ने कहा, हिंदुओं के त्योहारों में बानू मुश्ताक का भला क्या काम। बीजेपी ने यह भी सवाल पूछा, क्या देवी की प्रार्थना में बानू मुश्ताक शामिल होंगी, क्या प्रार्थना करेंगी। लेकिन सिद्धारमैया सरकार का कहना है कि यह तो एक राष्ट्रीय त्योहार है, इस मुद्दे को धार्मिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हिंदुओं के पर्व दशहरा को कर्नाटक सरकार सेक्युलर बता रही है, राष्ट्रीय त्योहार बता रही है, लेकिन RSS का राष्ट्र वंदना गीत कांग्रेस के लिए सांप्रदायिक है। RSS का गीत गाने के लिए उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार को माफी तक मांगनी पड़ी। DK शिव कुमार को कहना पड़ा कि वो तो गांधी परिवार के परम भक्त हैं। तो सवाल यह कि कर्नाटक कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता पर ऐसा दोहरा रवैया क्यों। तो DK शिव कुमार पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, उनको सुन लीजिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अध्यक्ष हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम महामंगले। ये वो बात थी जो RSS की जो राष्ट्र वंदना गीत है वो उन्होंने विधानसभा के अंदर गाया था। बस आ गए कांग्रेस के ही निशाने पर, अपनी पार्टी के निशाने पर। लोग उनके ही पार्टी के नेता हमला करने लगे। तो फिर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कांग्रेस के परिवार, गांधी परिवार के प्रति अपना पूरा समर्पण दिखाया। I named my theater after Indira Gandhi when I was a student leader. Indira Gandhi. My commitment to the family is undoubted. तो ये जो मैसूरू दशहरा पर विवाद उत्पन्न हुआ, इस पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि क्या चामुंडी हिल्स को भी कर्नाटक सरकार वक्फ का हिस्सा बनाना चाहती है। चामुंडी हिल्स, चामुंडी हिंदुओं का नहीं है तो किसका है? आप क्या करना चाहते हैं? उसको भी आप वक्फ प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं क्या? ये षड्यंत्र का भाग है क्या? बानू मुश्ताक कौन कन्नड़ा माते को नहीं मानती है, कन्नड़ा भुवनेश्वरी को नहीं मानती है, भाषण की है, उसका चामुंडी का उद्घाटन में बुलाया, नवरात्रि का उद्घाटन में बुलाया। नवरात्रि किसका है? नवरात्रि तो हम दुर्गा को मानते हैं, दुर्गा का पूजा करते हैं। शैलपुत्री से लेकर विजयदशमी तक हम दुर्गा को मानते हैं, श्रृंगार करते हैं दुर्गे को, ऐसा पूजा करते हैं, धार्मिक पद्धति है उसको। चामुंडी में भी करते हैं, वो शक्तिपीठ है। अभी उसको भी कंट्रोवर्सी बनाने के लिए कांग्रेस सोच रही है।
और वहीं इस पूरे विवाद पर भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बानू मुश्ताक पहले ये बताएं कि उनको आस्था है या नहीं है। Don't have an objection to anybody, including Srimati Bhanu Mustak, inaugurating the Mysuru Dasara. However, Mysuru Dasara is a very important religious festival of Karnataka, and we only expect that whoever is called to inaugurate and offer first prayers to Chamundeshwari on the Vijayadashmi day make their belief in Chamundeshwari public and clear. ये मुद्दा कर्नाटक में गरमा गया है, विवाद का रूप ले लिया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। विनोद जी, सबसे पहली बात तो ये कि क्या ऐसा लगता है कि हिंदुओं और सनातनों से जुड़ी चीज़ों पर कर्नाटक सरकार को, सिद्धारमैया सरकार को विवाद मोल लेने की आदत पड़ गई है क्या? ये क्या ज़रूरत थी इस विवाद को जन्म देने की? क्योंकि ये तो सवाल है कि ये धार्मिक त्योहार है। लाल जी, जो आप अभी सुना रहे थे डीके शिव कुमार जी का बाइट, वो जो असेंबली में पिछले ही फ्राइडे का दिन है, मैं उस पर आऊंगा, धर्मनिरपेक्षता के दोहरे मानदंड पर आऊंगा। पहले जरा इस मैसूरू विवाद पर मुझे उसी से दोनों चीजें को कनेक्ट करता हूं कि डीके शिव कुमार को जब ये पूछा गया था जो अपोजिशन के बेंच से, तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं आरएसएस को जानता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि आरएसएस का जो ये राष्ट्रगीत, ये गीत जो है वो सीधे सीधे भारत माता को लेके है, देश को लेके, ये किसी व्यक्ति को लेके नहीं है। और उन्होंने ये गीत गाए, उन्होंने ये प्रार्थना उन्होंने कही, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तो उन्होंने कहा ये मातृभूमि के लिए प्रार्थना है। इतनी सी बात थी। और इस बात को लेके आप हैरानी इस बात के लिए होंगे कि मैं इसलिए आपको ये बैकग्राउंड बता रहा था कि जिस रजन्ना को, जिनको अभी अभी राहुल गांधी के कहने से मंत्री पद से बर्खास्त करा दिया गया था, जिस रजन्ना ने अभी कहा था कि ये वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी उठा रहे हैं और जिस कर्नाटक के इलेक्शन की बात वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि उनकी हमारी ही सरकार उस समय में थी और हमारी सरकार ने ये सारी वोटर लिस्ट तैयार करवाई थी। तो आप किसको दोष दे रहे हैं? इतना ही राजन्ना ने कहा। अगले दिन राजन्ना को अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। वो राजन्ना ने राहुल इसके डीके शिव कुमार के निष्ठा पे सवाल उठाया, तो डीके शिव कुमार को ये बात माननी पड़ेगी कि हमारी निष्ठा आला कमान से है और मैं आला कमान गांधी परिवार का भक्त हूँ। ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक बात के लिए डीके शिव कुमार जो कद्दावर नेता है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको ये झुकना पड़ा। रही बात जो दशहरा के मौके पे ये जो उन्होंने नया एक ट्विस्ट दिया है, दशहरा जो मैसूर दशहरा है वो बड़ा फेस्टिवल है। बिल्कुल पूरे कर्नाटक में मैसूर दशहरा का, क्या पूरे अब देश में कह सकते हैं कि मैसूर दशहरा के भव्य आयोजन राजशाही के परिवारों के तरफ से जो आयोजन था वो अब तक कंटिन्यू उसी रूप में लोगों की जो उसमें भागीदारी होती है वो एक आकर्षक भागीदारी है। उसका चीफ गेस्ट बनाना भानु मुश्ताक का, ये कम से कम वहां लोगों को इस बात के लिए जरूर ये सोचने पे मजबूर करता है कि भानु मुश्ताक क्यों? भानु मुश्ताक कर्नाटक के लिए प्राइड है, देश के लिए प्राइड है। वो लेखिका है, बुकर्स प्राइज उनको मिला है, तो उनके साथ में भानु मुश्ताक को अकेले नहीं मिला था। एक और लेखिका है जिनको करना, उनको भी इस बुक के लिए मिला था। तो आप उसमें उनको क्यों नहीं शामिल किए? ये भी एक सवाल है। आप वो अगर वो हिंदू हैं तो उनको आप शामिल नहीं करते हैं, सिर्फ भानु मुश्ताक को शामिल करते हैं। तो आप रिएक्शन देख रहे हैं, आप एक समुदाय को आप एक पैसेंस देख रहे हैं, आप उस सेकुलरिज्म में उसको एक तरह से ऐसे नैरेटिव में फंसा रहे हैं कि लोगों को लगे कि ये बहस ही बेमानी है। तो अगर तेजस्वी सूर्या या अभी जो ये बात कह रहे थे कि वो अगर दुर्गा की प्रार्थना हमारी है, हमारे वहाँ दुर्गा की पूजा होती है और हम उसमें अगर भानु मुश्ताक क्या हमारी आस्था को मानती है, तो फिर ये बहस क्यों इस बहस को अपनाया जाता है? तो लाल जी, ये इस देश की नैरेटिव का, आप जो ये नैरेटिव कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई गई थी, जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, उस लेफ्ट इकोसिस्टम में आपको ये जो सेकुलरिज्म का परिभाषा है उसमें आपको हिंदू को छोड़ के, हिंदू पर्व त्योहारों, हिंदू देवी देवताओं को आप उसमें उसकी कोई जगह नहीं है। तो यही बात जो बात है उसके सामने में अभी कर्नाटक में इसको लेके
कड़ा विरोध हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था कि लगता है कि जानबूझ करके विवाद मोल लेने की आदत है। और जो बात आपने बताई कि ये तो वास्तव में आपको एक तरफ राष्ट्र वंदना वाला गीत जो है वो भी सांप्रदायिक लगता है। बेचारे डीके शिव कुमार जी को माफी मांगनी पड़ी, कब कहना पड़ा कि हम तो अनन्य भक्त हैं गांधी नेहरू परिवार के, और दूसरी तरफ वो दुर्गा पूजा तक को कह रहे हैं कि ये तो राष्ट्रीय त्योहार है, इसमें तो किसी को भी बुला लो। ये जो सवाल है ये क्या लक्षित है, एक तरफ ये टारगेटेड है, इसके पीछे मकसद है, और वो मकसद जिसको लेकर अक्सर सवाल उठता रहता है सिद्धारमैया सरकार पर, और वो है तुष्टीकरण का मकसद, वो है सनातन विरोध का मकसद। क्या ये पैगाम दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं? ये देखिए सीधे सिंपल सी बात है कि इस देश में अगर आप नैरेटिव का देखें तो अभी संघ प्रमुख का, आरएसएस का जो 3 दिन का जो विचार का आप देख रहे हैं कि उनका भुवन भागवत का ये आ रहा है, तो इस विचार गोष्ठी में जो उन्होंने कुछ सवाल किए हैं उस भी देश को समझना चाहिए कि सबसे पहला ये देश में आपने जो एक बहस हिंदुत्व को लेके आपने शुरू की, राहुल गांधी और आरएसएस को लेके जो ये बात करते रहे जी, ये पूरा का पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम जो आप एक नेशन कहते हैं और संघ के तरफ से जैसे एक राष्ट्र कहा जाता है, दोनों में एक फर्क को समझने की जरूरत है। यही बात कल मोहन भागवत कह रहे थे कि राष्ट्र भारत की एक अस्मिता जो हजारों साल से है, और नेशन आपके वेस्टर्न फिलोसफी का एक आधार स्टेट को जोड़ के आपको एक नेशन बनाता है। बिल्कुल। तो भारत पहले एक राष्ट्र है, हिंदू एक कल्चर है, और इस बात को समझे बगैर आप इस चीजों को बहस में ले आते हैं, सेकुलरिज्म के बहस में आप स्टेट, नेशन और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो आप राष्ट्र के साथ बेईमानी कर रहे हैं जी। तो यही चीज, ये सारी चीजें जो बहस में अभी तक सुनता रहा हूं, हम लोग इस बात को किताबों में पढ़ते रहे हैं, वो सीधे सीधे नैरेटिव है कि भारत का, सनातन का, हिंदुत्व का जो हजारों साल का कल्चर है वो इस नेशन के, नेशनहुड के नैरेटिव में, सेकुलरिज्म के नैरेटिव में उसका कोई मोल नहीं है। बिल्कुल। उस कल्चर की कोई वैल्यू नहीं है। आप सेकुलरिज्म में देश के कोई माइनॉरिटी के अपने रिलीजन, आस्था जो है उसको प्रचार प्रसारित तो कर सकता है, लेकिन आप जैसे ही हिंदू डाइटी, किसी देवी देवता की बात करते हैं तो वो इसमें एक दकियानुसी होने लगती है। जो बात अब भी बिहार में ये सवाल स्टालिन से पूछा जा रहा है। बिल्कुल, ये पूछा जा रहा है, और इतनी बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है ना, उसी को लेकर इस देश में 2 विचारधारा हैं, और अब ये दिखाई पड़ रहा है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया गढ़ने की नकली तौर पर कोशिश की जा रही थी वो अब पीछे जा रहा है, और जो असली आइडिया ऑफ इंडिया है वो अब सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो कर्नाटक में जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के विवाद पैदा हो गया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि देश भर में गणेश उत्सव को लेकर किस तरह की धूम है। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बात करेंगे गणेश उत्सव की, जिसकी धूम पूरे देश भर में है। गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे देश में धूम है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में लोक पर्व की तरह मनाए जाने वाले इस उत्सव की खास रौनक होती है। और देश ही नहीं, गणेश चतुर्थी तो दुनिया के कई हिस्सों में मनाई जाती है। नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे कई देशों में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज इस अवसर पर गूंजती है। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के नायक बाल गंगाधर तिलक ने इस उत्सव के जरिए समाज को जोड़ने का अद्भुत काम किया था। हालांकि सार्वजनिक उत्सव मनाने के लिए उन्हें तब भी विरोध का सामना करना पड़ा था। 1894 में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के विरोध को दरकिनार करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने अपनी गौरवशाली परंपरा को महाराष्ट्र में सार्वजनिक त्योहार बना दिया। घरों से निकालकर गणपति को तिलक ने भव्य पंडाल ले आए।
स्वतंत्रता आंदोलन में तिलक के इस प्रतिबद्धता के कारण समाज को राष्ट्रीय एकता का एक मजबूत आधार मिला। तो आप सबको हम इस वक्त की पूरी टीम की तरफ से, डीडी न्यूज की तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और इसी की कुछ झलकी आपको दिखाते हैं। मुंबई में, खासतौर पर महाराष्ट्र में काफी रौनक होती है। तो योगेश शीतल हमारे संवाददाता वहीं से मुंबई से जुड़ रहे हैं और वो हमें कुछ झांकियां दिखाएंगे और कुछ तो हमने तस्वीरें दिखाई भी हैं। देखिए, आज योगेश शीतल के परिधान को देखकर भी लग रहा है कि गणेश चतुर्थी योगेश शीतल भी मना रहे हैं। योगेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गणेश चतुर्थी की, और हमारे सभी दर्शकों को भी जरा कुछ दृश्य दिखाइए, किस तरह से रौनक है इस बार, और पंडालों में कुछ विशेष विषय भी उठाए जाते हैं। इस बार के पंडालों में कौन कौन से प्रमुख विषय उठाए गए हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की। इस वक्त हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये लालबाग का राजा जो है, जो आइकनिक गणपति, अगर महाराष्ट्र की अगर बात करें, पर्टिकुलरली अगर मुंबई की बात करें, तो चाहे वो जीएसबी मंडल हो या फिर गणेश गली हो, हर जगह परेल हो, दादर हो, बैंड्रा हो, तो वहां पर जो है लालबाग का राजा जिस तरीके से, उसी तरीके से वहां का राजा जो मस्जिद है, मस्जिद स्टेशन है, वहां पे भव्य गणपति होते हैं। तो हर जगह करीब 3,991 एप्लीकेशन जो है आवेदन बीएमसी को मिले हैं इस बार। पिछली बार करीब 3,928 के करीब में मिले थे। इस बार थोड़ा नंबर ज्यादा है और उनमें औसतन जो है 70 से 75% आवेदन जो होता है उसको स्वीकृति दी जाती है। इस बार नए रूल्स लाए गए थे जिसके तहत कि मुंबई पुलिस और साथ में बीएमसी जो है, इनका भी अलग से जो है परमिशन था, उसकी जरूरत पड़ रही थी साथ में फाइल करने के लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया रहती है जो कि बहुत पहले से ही शुरू होती है महाराष्ट्र में। आप देखें तो जब दही हांडी होता है, बेसिकली जन्माष्टमी के बाद वो जो सेलिब्रेशन होता है, दही हांडी मुंबई में काफी फेमस है, पूरे देश में जाना जाता है। उसके बाद जो है गणपति होता है और उसके बाद नवरात्रि होती है। अगर मैं आपको गणपति त्योहार के बारे में अगर बताऊं तो देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो है उद्धव ठाकरे वो गए हैं, उसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस, चूंकि जो देवेंद्र फडणवीस हैं या एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के जितने भी पॉलिटिशियंस से करीब करीब सब अपने घर में भी गणपति को बिठाते हैं। जो मंडल है, जो सार्वजनिक मंडल है, इसके अलावा घरों में भी जो है गणपति को बिठाने की यहाँ पर परंपरा है। कोई 1 दिन 2 दिन इस तरीके से जो उनकी परंपरा है उस हिसाब से गणपति को बिठाया जाता है। जो सोसाइटीज है वहां पे बिठाया जाता है। समय के साथ जिस तरीके से कोर्ट्स के ऑर्डर आए हैं, अलग अलग कोर्ट्स के या जुरिस्डिक्शन में जो अथॉरिटी जो उनके आए हैं कि इको फ्रेंडली के लिए कुछ क्राइटेरिया वो है, क्राइटेरिया जो है सेट किया गया। इसके अलावा जो है पॉन्ड जो है, आर्टिफिशियल पॉन्ड है, वो बनाए गए हैं। तो कई तरह के जो एनवायरमेंट्स वो भी होते हैं। दूसरी बात जो आपने काफी महत्वपूर्ण कही कि पॉलिटिकल चीजें क्या है, देखिए महाराष्ट्र में भी जो है बीएमसी का चुनाव जो मुंबई में वो होने वाला है। तो ये जो ऐसा जो चूंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लोग आते हैं फेस्टिवल में, लाखों करोड़ों की संख्या में जो है वो फेस्टिवल में लोग जुड़ते हैं। तो ऐसे समय में जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास भी एक मंच होता है कि वहां पे वो अपनी बातें जो है वो सीधे कम्युनिकेट कर सकें लोगों के साथ, जो जनता है उनके साथ। तो उसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, चाहे स्पॉन्सर के रूप में हो, चाहे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हो, चाहे एक्टिविटीज के माध्यम से हो। तो वो सब चीजें जो है मुंबई में हर जगह जो है दिखेगी। मसलन की अगर आप देखें तो आशीष शेलार जो कि मंत्री है यहाँ पर सांस्कृतिक मामले के, वो जो है उन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन जो है वो दिया है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो जो है बड़ी संख्या में जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो बिजनेस फ्रेटर्निटी है वो कंट्रीब्यूट करती है। जिस तरीके से आपने एंकरिंग में भी कहा कि जो तिलक ने, जो बाल गंगाधर तिलक ने जो पूरा एक धागे में, जिसको पूरे महाराष्ट्र, पूरे मराठी कल्चर को धागे में बांधा था, देश को धागे में बांधा था, उसकी जो एक बड़ी बानगी, बड़ा उदाहरण जो है इस त्योहार में कहीं ना कहीं दिखता है। और वो आपको अभी अगर दिखा सकता तो पूरा जो ये रो है, बेसिकली इसको चूरा गली कहते हैं, पूरे हर जगह जो है आपको सब जगह हर उम्र के स्त्री पुरुष बच्चे आपको यहाँ पे जो है वो दिखेंगे। बिल्कुल, वो ये जो है ये आपको दिखेगा। व्यवस्था उसी हिसाब से की जाती है। जो हमारे बाईं तरफ देख रहे हैं वो बेसिकली जो है मन्नत की कतार है, जहाँ पे लोग 2-2, 3-3 दिन से कतार में लगते हैं, चूंकि उनकी मन्नत रहती है। वो उनको चरण दर्शन करते हैं। इसी तरीके से मुख दर्शन के लिए अलग कतार लगाई जाती है। यानी कि व्यवस्था जो है उसको इस तरीके से की जाती है कि जो भी श्रद्धालु आए, चाहे वो दूसरे राज्यों से आए या फॉरेन से भी यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए, क्योंकि काफी जो है वो समय के साथ काफी ज्यादा जो पब्लिसाइज किया गया है, काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। तो उस हिसाब से जो यहाँ की व्यवस्था की जाती है। करीब 24,000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल डिप्लॉय है, लाइफ गार्ड्स डिप्लॉय है, जो एजेंसी है उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके पीछे फायर ब्रिगेड से लेके सारी आपको जो है इमरजेंसी व्हीकल, एम्बुलेंस वगैरह वो भी दिखेगी। तो बड़े पैमाने पर कई स्तरों पर तैयारियां यहाँ पर की जाती है और लोग काफी हर्षोल्लास के साथ। आपने व्यवस्था की बात की तो एक छोटा सा सवाल आपसे ये कि भीड़ इस तरह से आती है,
उसके मैनेजमेंट के लिए प्रशासन ने कुछ खास व्यवस्था इस बार की है? देखिए, जो प्रशासन है वो हर एक मंडल के साथ पहले ही मीटिंग लेती है। मीटिंग कई चरणों में होती है। मीटिंग में ये चीज तय किया जाता है कि जो भी लोग आएंगे, श्रद्धालु, आम श्रद्धालु हैं या फिर मीडिया है या फिर जो है इमरजेंसी जो बोलते हैं वो उस तरह के अगर लोग हैं, जो फैसिलिटीज है आपातकाल की परिस्थिति में जो लोग आते हैं, तो कई तरह के जो है पासेज इशू किए जाते हैं और वो जो डिटेल्स हैं वो पुलिस के साथ ऑलरेडी साझा किया जाता है। तो आपको हर एक मंडल के बाहर पुलिस की व्यवस्था, उनका जो प्रोसेस है, एंट्री का प्रोसेस जो है वो आपको कंटिजेंसी रूट है, अगर मान लीजिए कंटिजेंसी में किसी को निकालना है तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो पुलिस और बाकी जो भी अथॉरिटीज हैं, पीएमसी है, फायर ब्रिगेड है, मेडिकल एम्बुलेंसेज वाली सर्विसेज है, तो सारी जो कंटिजेंसी सर्विसेज हैं वो वहां पर इनका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स रहता है, जो कि अभी से लेकर विसर्जन तक चलेगा। जब विसर्जन गिरगांव चौपाटिया जहां पे और भी जगह है जहां विसर्जन होता है वहां पे उसी तरीके से पूरी मॉनिटरिंग और पूरा जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स है। शुक्रिया योगेश आपको। आप गणेश चतुर्थी के दिवस पर बिल्कुल इस उत्सव में पूरा उल्लास से भाग लीजिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।